हेलो नमस्कार हमारे सभी दर्शकों को हमारे इस जीएस जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और यहाँ पर देख रहे हैं आप सामान्य ज्ञान लूसेंट लूसेंट बुक की जीएस जी के जो है यहाँ पर ताबड़तोड़ लूसेंट का निचोड़ लेकर आए हैं आपके लिए, जो सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा रामबाण साबित होगा। यहाँ पर देख रहे हैं आपका सुपर फास्ट रिवीजन। यहाँ पर देख रहे हैं कि आपका सुपर फास्ट रिवीजन, ये आपका सुपर फास्ट रिवीजन होगा यहाँ पर। और जीएस और जीके के मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए देखते हैं यहाँ पर। ये क्लास जो है आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में, जैसे कि आपका इंडियन पॉलिटी से यहाँ पर क्वेश्चन मिलेंगे, जिसमें कि भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था, जो कि यूपीपीसीएस, यूपीएस यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बैंक, एसबीआई, आईबीपीएस, पीओ, एसएससी, यूपीएसआई, यूपीपी, एनटीपीसी, आरआरबी, एसएससी जीडी, रेलवे ग्रुप डी और एनटीपीसी, हर एक एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं। यहाँ पर देख रहे हैं, ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर हैं, संविधान निर्माणकर्ता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर। इन्होंने एक बात कही है, जहाँ सहनशीलता की सीमा खत्म हो जाती है वहाँ क्रांति का उदय होता है। बहुत ही अच्छी बात कही है। और भी देखते हैं यहाँ पर शिक्षा के बारे में इन्होंने कहा है, शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति शिक्षा सबसे बड़ी शक्ति है और कलम सबसे बड़ा हथियार। जहाँ पर कलम की ताकत हो वहाँ पर कोई भी शस्त्र काम नहीं करेगा। तो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी इस मोटिवेशन के साथ अपनी इस क्लास को। मोस्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स हम आपके लिए लेकर आए हैं। चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर 21 नंबर। इसके पहले के सारे क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में कवर किए हैं। चलिए देखते हैं, हमारा पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 ईस्वी में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। देखिए, जिस समय भारतीय संविधान बना था उस समय मात्र 8 अनुसूची थी। कितनी अनुसूचियां थी? सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। और इसके बाद संविधान निर्माण के बाद जो पहला संशोधन हुआ, तो पहले संशोधन में नवी अनुसूची को जोड़ा गया। नवी अनुसूची को जोड़ा गया। यहाँ पर देख रहे हैं, जो 8वीं अनुसूची है इसमें 22 भाग, जो भारत की भाषाएं हैं 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर कहा गया है 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में कौन सी अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया। तो देख रहे हैं, ऑप्शन है आपका 9वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। तो यहाँ पर देख रहे हैं, जो 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी पहला पहला अर्थात फर्स्ट संशोधन हुआ था उसके तहत। तो आपकी 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है, जो जो 10वां 1952 के भारतीय संविधान संशोधन अधिनियम के अनुसार 1985 में ये 10वां 10वीं अनुसूची जोड़ी गई है। तो बे इज द करेक्ट ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर देख रहे हैं, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 1985 में 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। चलिए हम अगले, तो वर्तमान में जिस समय भारतीय संविधान बना था उस समय 8 अनुसूचियां थीं। इसके बाद में संशोधन, बहुत सारे संशोधन हुए और संशोधन के तहत उसमें अनुसूचियां जोड़ी गई, जो कि वर्तमान में इस समय कितनी हैं? 12 अनुसूचियां हैं। चलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं कि आ चुका है हमारा अगला प्रश्न। यहाँ पर देख रहे हैं कि 22 नंबर ये क्वेश्चन है हमारा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। देखिए यहाँ पर प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और यह बात किस अनुच्छेद में लिखी गई है या किस अनुच्छेद में वर्णित है। वैसे देखा जाए तो जो प्रधानमंत्री का अर्थात पीएम का जो चुनाव होता है, पीएम का चुनाव होता है, तो ये प्रत्यक्ष मतदान होता है। कैसा? प्रत्यक्ष प्रत्यक्ष मतदान होता है। प्रत्यक्ष मतदान में कौन वोट देता है? तो इसमें जनता वोट देती है। कौन देता है? जनता वोट देती है। और चुनाव कौन से होते हैं?
तो लोकसभा चुनाव होते हैं कौन से? लोकसभा। यहाँ पर देखिए लोकसभा चुनाव होते हैं, कौन से चुनाव होते हैं? तो लोकसभा चुनाव के द्वारा ही प्रत्यक्ष मतदान होता है जिसमें जनता वोट देती है और इसके तहत ही पीएम का चुनाव होता है अर्थात प्रधानमंत्री का चुनाव होता है जो कि अब इसकी नियुक्ति कौन करता है या फिर शपथ कौन दिलाता है प्रधानमंत्री को? तो राष्ट्रपति दिलाते हैं। कौन दिलाते हैं? राष्ट्रपति दिलाते हैं। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। यह किस अनुच्छेद में लिखा गया है? तो यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद 61 में या अनुच्छेद 70 में या फिर अनुच्छेद 75 में या फिर अनुच्छेद 85 में। तो ये बात लिखी गई है अनुच्छेद सी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में ही ये बात लिखी गई है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 23 नंबर। यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत के उपराष्ट्रपति, यहाँ पर देख रहे हैं भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार कौन, मतलब 2 बार कौन बना रह सकता है या कौन रहा था? तो यहाँ पर देख रहे हैं ये एसएससी, यहाँ पर एसएससी 2009 में ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन यहाँ पर बना रह सकता है, मतलब कौन बना रहा था? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर डॉक्टर एस राधाकृष्णन या फिर श्री आर वेंकटरमन या फिर डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा या फिर डॉक्टर वीवी गिरी। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें कि ए आपका सही होगा। यहाँ पर भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार बने रहे थे। कौन बने रहे थे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन जो है उपराष्ट्रपति के पद पर 2 बार बने रहे थे। और ये कब क्वेश्चन पूछा गया था? एसएससी 2009 में क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देख रहे हैं हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। संघीय जो मंत्रिपरिषद बनती है उस मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। किसमें उत्तरदायी होते हैं? तो यहाँ पर देख रहे हैं ये क्वेश्चन जो है आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और बीपीएससी बिहार स्टेट पीसीएस में यहाँ पर 1996 में पूछा गया था। चलते देखते हैं इसमें ऑप्शन दिए हैं, 4 ऑप्शन हैं। ए है आपका प्रधानमंत्री के प्रति, या बी है आपका राष्ट्रपति के प्रति, और सी है आपका संसद के प्रति, या डी है आपका केवल लोकसभा के प्रति। तो यहाँ पर देख रहे हैं संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं किसके प्रति? केवल लोकसभा के प्रति। यहाँ पर डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। यहाँ पर लोकसभा, केवल लोकसभा के प्रति ही उत्तरदायी होते हैं। कौन? संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री। संघीय मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं, संघीय का मतलब होता है जो आपका कैबिनेट मंत्री, जितने भी कैबिनेट मंत्री होते हैं संघीय कैबिनेट मंत्री जो होते हैं किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो केवल लोकसभा के प्रति ही। वर्तमान में कौन लोकसभा अध्यक्ष हैं? तो डॉक्टर ओम बिरला। कौन है? ओम बिरला भारत की वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष हैं। संसद के बारे में अगर देखा जाए तो संसद के 3 सदन होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। राष्ट्रपति के अगर बारे में बात करें तो राष्ट्रपति के प्रति ये राष्ट्रपति जो होता है भारत का प्रथम नागरिक होता है, अर्थात राष्ट्रपति हैं प्रधानमंत्री की नियुक्त करते हैं और उपराष्ट्रपति की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। प्रधानमंत्री के बारे में बात की जाए तो इनका प्रत्यक्ष चुनाव होता है और उपराष्ट्रपति की बात की जाए तो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है और राष्ट्रपति का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 25वां नंबर है। यहाँ पर देख रहे हैं भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? देखते हैं यहाँ पर जो महान्यायवादी होते हैं सी ए जी ये जो होते हैं कैग जी से कहा जाता है। तो यहाँ पर महान्यायवादी, अब महान्यायवादी की नियुक्ति जो है किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 63 या अनुच्छेद 76 या फिर अनुच्छेद 79। तो यहाँ पर दे रख रहे हैं किसी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा अनुच्छेद 76 के तहत ही भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। भारत के
न्यायवादी की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन से अनुच्छेद के द्वारा की जाती है? तो अनुच्छेद 76 के द्वारा की जाती है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। अब किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, यह भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। ये फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आ गया है। तो ये केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, देखिए ये क्वेश्चन आपका बार बार रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पर। देखिए ये भी क्वेश्चन हमारा हो चुका है, ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीट हो चुका है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 25 नंबर, ये हमारे रिपीट हो रहा है। महान्यायवादी की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत होती है? तो यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद 76 के तहत होती है। किसके तहत? अनुच्छेद 76 के तहत होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 26 नंबर हमारा प्रश्न है, कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कौन सा अनुच्छेद संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो यहाँ पर देखते हैं, जैसे कि संसद है तो अनुच्छेद पूछा गया कि कौन सा अनुच्छेद संसद के दो सदन, संसद के, जैसे हमारा संसद है पार्लियामेंट, इसे इंग्लिश में कहते हैं संसद। अब संसद के वैसे देखेंगे तो 3 सदन होते हैं। पहला, 3 सदन होते हैं। पहला होता है इसका राष्ट्रपति, पहला होता है राष्ट्रपति, और दूसरा होता है लोकसभा, लोकसभा और लोकसभा, और तीसरा होता है राज्यसभा। तो तीसरा होता है राज्यसभा। तो यहाँ पर देखिए दो अधिवेशनों के बीच, तो यहाँ पर देख रहे हैं इनकी इनकी केवल बात की जा रही है। यहाँ पर दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है। तो कौन करता है, कौन सा अनुच्छेद करता है? 6 माह का अंतराल होना चाहिए, इससे ज़्यादा गैपिंग यहाँ पर नहीं मिलेगी। अगर जैसे कि लोकसभा या राज्यसभा का जैसे कि यहाँ पर पद रिक्त है, तो यहाँ पर भरना आवश्यक है, और कितने कितने समय के लिए? 6 महीने के अंदर ही अंदर भर दिया जाना चाहिए, अन्यथा 6 महीने के ऊपर नहीं होना चाहिए। तो किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है? अनुच्छेद 81 में, अनुच्छेद 82 में, या फिर अनुच्छेद 83 में, या फिर अनुच्छेद 85 में? तो यहाँ पर देख रहे हैं डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में संसद के दो सदनों के बीच जो 6 माह के अंतराल की अनिवार्यता का उल्लेख किया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, यहाँ पर देख रहे हैं हमारा अगला सवाल है, वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है। ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पर विधान परिषद नहीं है? तो यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले पहले हमारे भारत देश के जो राज्य थे, जैसे कि वर्तमान में 6 राज्यों में ही विधान परिषद मात्र स्थित है। और जैसे कि जम्मू, पहले तो 7 राज्यों में थी, जो कि जम्मू कश्मीर जब से इंडियन टेरिटरी बन गई, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित हो गया, यहाँ पर केंद्र शासित प्रदेश बन गया, तो वहाँ से विधान परिषद वहाँ की हट गई। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में हमारी विधान परिषद है, और महाराष्ट्र में भी विधान परिषद है, और यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्नाटक में भी विधान परिषद है। लेकिन तमिलनाडु की अगर बात करेंगे तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। तो डी इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। वह राज्य जहाँ विधान परिषद नहीं है, तो तमिलनाडु में आपका विधान परिषद नहीं है। और तमिलनाडु की अगर बात करें तो तमिलनाडु जो है भारत के हमारे दक्षिणतम बिंदु अर्थात दक्षिण में राज्य स्थित है। जैसे कि अगर हम इंडियन मैप में देखेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भारत का भारत को अगर मैप में अगर दर्शाते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि भारत भारत को बिल्कुल से यहाँ पर दक्षिण दक्षिण बिंदु में यहाँ पर रखा गया है, भारत को दक्षिण बिंदु में रखा गया है। इस प्रकार से हमारा इंडियन मैप बनेगा। यहाँ पर देख रहे हैं ये जो ये ये जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये आपका तमिलनाडु होगा, ये आपका क्या होगा? तमिल। तो यहाँ पर ये तमिलनाडु है। और कर्नाटक की अगर बात करेंगे तो यहाँ पर कर्नाटक मिलेगा, यहाँ पर केरल मिलेगा आपका। और अगर महाराष्ट्र की बात करेंगे तो ये आपका महाराष्ट्र मिलेगा, और उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो ये हमारा उत्तर प्रदेश मिलेगा यहाँ पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर तो तमिलनाडु में विधान परिषद नहीं है। चलिए हम
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है लोक लेखा समिति। अब यहाँ पर देख रहे हैं लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। अब यहाँ पर देख रहे हैं लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा के क्रमशः कितने कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि ऑप्शन आपका दिया गया है कि 20 या 10 सदस्य होते हैं। जैसे कि लोकसभा में आपके 20 सदस्य होंगे तो राज्यसभा में 10 सदस्य होंगे। 20 या 15 सदस्य, 15 या 10 सदस्य, या फिर 15 या फिर 7 सदस्य। तो यहाँ पर देख सकते हैं हम लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा का क्रमशः सदस्य जो होते हैं वो डी इज द करेक्ट ऑप्शन होगा। 15 और 7 कितने होते हैं? 15 और 7। तो यहाँ पर देखेंगे लोक लेखा जो समिति होती है, कौन सी समिति? लोक लेखा समिति। लोक लेखा समिति, लोक लेखा समिति में यहाँ पर जो 15 होंगे ये लोकसभा से होंगे। कहाँ से होंगे? लोकसभा, ये लोकसभा से होंगे। और जो 7 होंगे ये होंगे किससे? तो ये होंगे राज्यसभा से, राज्यसभा के सदस्य होंगे। 15 जो होंगे ये लोकसभा के सदस्य होंगे, जो 7 होंगे ये राज्यसभा के सदस्य होंगे। और ये किस में होंगे? 15 और 7 ये होंगे लोक लेखा समिति में। अब हमेशा क्वेश्चन का आंसर याद रखना आप कि जो लोक लेखा समिति में जो राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं कितने होते हैं? तो 15 और 7। तो यहाँ पर 15 और 7 का अनुपात यहाँ पर याद रखेंगे, क्योंकि 15 जो होते हैं 15 सदस्य, तो ये लोकसभा में होंगे और राज्यसभा में होंगे 7 सदस्य। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा 29वां नंबर अगला प्रश्न है। यहाँ पर नीति निर्देशक तथ्यों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? देख रहे हैं कि यहाँ पर ये क्वेश्चन जो है आपका 1984 में यूपीएससी में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी में पूछा गया था। किसमें पूछा गया था? यूपीएससी, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। ये आपका 1984 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये नीति निर्देशक तथ्यों से है। तो जो डीपीएसपी है, तो नीति निर्देशक तथ्यों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो यहाँ पर हो सकता है, या फिर कुछ कुछ का हो सकता है, या कुछ का नहीं हो सकता है, या फिर बिल्कुल नहीं हो सकता है, यानी नहीं हो सकता है, या विवादग्रस्त है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व हैं, तो इसका कार्यान्वित करने के लिए यहाँ पर क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो यहाँ पर कुछ का हो सकता है, सभी का नहीं हो सकता है, क्योंकि जो मौलिक अधिकार हैं यहाँ पर बहुत सारे ऐसे जैसे कि यहाँ पर बहुत सारे ऐसे अनुच्छेदों में लिखा गया है जो काफ़ी कुछ विवादास्पद है। इस कारण से यहाँ पर कुछ का हो सकता है। ठीक है ना? तो बी इज द करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है यहाँ पर भारत में मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष, 21 वर्ष से हटाकर यानी 18 वर्ष कब किया गया था? ये एसएससी 2000 में क्वेश्चन पूछा गया था। ये प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस सेट है आपका, जो किसी न किसी एग्जाम्स में ये सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं एसएससी 2000 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। भारत में मतदान की आयु को घटाकर 21 वर्ष, पहले जो मतदान की आयु थी वो 21 वर्ष थी, तो 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब की कर दी गई? तो यहाँ पर देख रहे हैं ऑप्शन है आपका 1988 ईस्वी में, या फिर 1989 ईस्वी में, या फिर 1990 ईस्वी में, या फिर 1991 ईस्वी में। तो यहाँ पर देख रहे हैं यहाँ पर बेस द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा यहाँ पर 1989 में। 1989 में भारत में मतदान की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर यहाँ पर कितनी कर दी गई? यहाँ पर 18 वर्ष कर दी गई। वर्तमान में अगर देखा जाए तो मतदान अर्थात जो युवा व्यक्ति है, यदि उसकी आयु 18 वर्ष पूरी हो गई है तो उसे मत देने का अधिकार है, अर्थात वोट डालने का अधिकार है। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 31वां नंबर अगला प्रश्न है हमारा भारत का राष्ट्रपति। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में यहाँ पर बात की गई है। 4 ऑप्शन आपके दिए हुए हैं। राज्य का प्रधान है, या फिर
राज्य का प्रधान नहीं है, या फिर केवल सरकार का प्रधान है, या फिर राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। अगर बात करें तो यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर राज्य जो है, तो राज्य की बात अगर की गई है तो राज्य जो है केंद्र से संबंधित है, केंद्र को ही यहाँ पर राज्य का दर्जा दिया गया है। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारत का राष्ट्रपति जो होगा वो राज्य का प्रधान है, राज्य का प्रधान है अर्थात केंद्र का प्रधान है। ये राज्य राष्ट्रपति जो होता है तो संपूर्ण देश का प्रथम नागरिक होता है, इसका अधिकार जो होता है पूरे देश में होता है। यहाँ पर जो है आपका राज्य का प्रधान नहीं है, ये बात तो बिल्कुल भी गलत है। राज्य का प्रधान नहीं है तो ये बिल्कुल भी गलत है। केवल सरकार का प्रधान है तो ये केवल सरकार का प्रधान नहीं बल्कि जनता का प्रधान के बारे में हम बात कहेंगे, तो ये केवल शब्द तो बिल्कुल भी गलत लिखा है। तो यहाँ पर ये भी आपका रॉन्ग आंसर होगा। राज्य व सरकार दोनों का प्रधान है। अगर इसमें बात की जाए तो सरकार का भी प्रधान होगा और राज्य का भी होगा, ये बात सही है। लेकिन बात यहाँ पर अगर राज्य की जाती है पहले, तो यहाँ पर देखिए राज्य जो है, राज्य का दर्जा दिया गया है केंद्र को, और केंद्र संपूर्ण देश के बारे में बात की जाती है, जैसे कि हमारा भारत देश हो गया। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि राज्य का प्रधान है, राष्ट्रपति किसका प्रधान है, तो राज्य का प्रधान है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है 32वां नंबर। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। तो यहाँ पर देख रहे हैं भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन राज्य की विधानसभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है। तो यह भारतीय संविधान का कौन सा ऐसा अनुच्छेद है जो कि राज्य की विधानसभाओं, जैसे कि राज्य की विधानसभा जो होती है, विधानसभा का निर्वाचन होता है, अर्थात कह सकते हैं हम विधानसभा चुनाव जो भारत मतलब विधानसभा चुनाव जो होता है वो राज्य में होता है। किस में होता है, एक राज्य में होता है विधानसभा चुनाव। अब विधानसभा चुनाव का जो विवरण यहाँ पर देखने को मिलेगा वो यहाँ पर कहा गया है कौन से अनुच्छेद में देखने को मिलता है। तो अनुच्छेद 170 बी है, या फिर अनुच्छेद 176 है, या फिर अनुच्छेद 178 है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो यहाँ पर देख रहे हैं अनुच्छेद ए इज द करेक्ट ऑप्शन आपका होगा। अनुच्छेद 170 बी में ही राज्य की विधानसभा के चुनाव के बारे में इसका निर्वाचन जो होता है, अर्थात चुनाव होता है, निर्वाचन का जो प्रावधान है अनुच्छेद 170 बी में ही इसका प्रावधान देखने को मिलता है। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं प्रस्तावना पर। प्रस्तावना को इंग्लिश में प्रियम्बल भी कहा जाता है और दूसरे शब्दों में से उद्देशिका भी कहा जाता है। जैसे इसी में शब्द वर्णित है, लिखित है, विद द पीपल ऑफ इंडिया, अर्थात हम भारत के लोग, जैसा शब्द यहाँ इसी में वर्णित है। आगे देखते हैं मूल कर्तव्य पर, या मौलिक अधिकार पर, या नीति निदेशक तथ्यों पर। अगर बात यहाँ पर प्रस्तावना की जाए तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था। तो यहाँ पर देख रहे हैं सबसे ज़्यादा उद्देशिका पर ध्यान दिया था। उद्देशिका जो है ये उद्देशिका जो है इसी को हम कह सकते हैं संविधान की नींव या संविधान की आत्मा भी इसी उद्देशिका को कहा जाता है। संविधान की आत्मा जो है ये उद्देशिका, जिसे प्रस्तावना, और जो प्रस्तावना है भारतीय संविधान में ये अमेरिका के संविधान से लिया गया था, और इसी को संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना को ही इस पर विशेष ध्यान दिया था। मूल कर्तव्यों की बात की जाए तो ये जो है भाग 4 51 का में वर्णित है मूल कर्तव्यों को, और ये मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए थे, तो रूस के संविधान से लिए गए थे। और ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में हमारे भारतीय संविधान में जोड़ा गया। और देखते हैं अगर मौलिक अधिकारों की बात की जाए तो ये मैग्ना कार्टा, ये भारत का अर्थात संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मौलिक अधिकारों को संविधान का और मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और ये भाग 3 के अनुच्छेद 12 से लेकर अनुच्छेद 35 तक इसका प्रावधान देखने को मिलता है।
आगे दी बात कीजिए अगर नीति निदेशक तथ्यों की, तो जो नीति निदेशक तत्व आपके रखे हुए हैं, तो नीति निदेशक तत्व आपके भाग 4 में रखे गए हैं। इसी को डीपीएसपी के नाम से भी हम जानते हैं। और इसका अगर अनुच्छेद की बात की जाए, तो अनुच्छेद 36 से लेकर अनुच्छेद 51 तक इसका प्रावधान देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आंसर जो होगा आपका प्रस्तावना पर। तो संविधान किसने बनाया था? तो संविधान सभा ने बनाया था संविधान को। कितने लोग शामिल हुए थे? तो यहाँ पर 389 लोगों ने यहाँ पर भाग लिया था संविधान के निर्माण में। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है यहाँ पर, भारत के संविधान में कहा गया है कि भारत की संसद के 3 अंग होते हैं। इनमें से एक अंग है लोकसभा, दूसरा अंग है राज्यसभा, जबकि तीसरा अंग कौन सा होगा? तो देख रहे हैं कि जो संसद है, अगर भारतीय संविधान की संसद की बात की जाए, तो हमने पहले प्रश्न में ही बताया था, संसद जो भारतीय संसद है इसे इंग्लिश में पार्लियामेंट कहा जाता है। इसके कितने अंग हैं? इसके 3 अंग हैं। एक है पहला अंग जो है इसका राष्ट्रपति। कौन सा है? राष्ट्रपति। पहला है राष्ट्रपति, दूसरा है लोकसभा लोकसभा और तीसरा है राज्यसभा। तो यहाँ पर बात की गई है लोकसभा और राज्यसभा की बात की गई है, और राष्ट्रपति के बारे में पूछा जा रहा है। तो राष्ट्रपति आपका तीसरा कौन सा होगा? ए इज द करेक्ट ऑप्शन होगा आपका राष्ट्रपति। तो जो संसद के कितने अंग हैं? तो संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देख रहे हैं कि संविधान के किस राज्य में, यानी भारत के किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी नहीं बनी? ऐसा कौन सा राज्य है? ये क्वेश्चन 2014 एसएससी में 2014 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। ये जो यहाँ पर देख रहे हैं कि किस राज्य में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी? यहाँ पर तमिलनाडु है, या फिर राजस्थान है, या फिर उत्तर प्रदेश है, या फिर महाराष्ट्र है। तो यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र में महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी। महिला मुख्यमंत्री कभी भी नहीं बनी किस राज्य में? महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर देख रहे हैं महाराष्ट्र की राजधानी क्या होगी? मुंबई होगी। महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। तो यहाँ पर देखा ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी 2014 में, काफ़ी इम्पोर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर हमने आपकी यहाँ पर 20 क्वेश्चन यहाँ पर हमने कवर किए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, चलिए बस यहीं तक ये सारे क्वेश्चन, यहीं तक बाकी के सारे क्वेश्चन हम अगले वीडियो में कवर करेंगे, जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। तो यहाँ पर आपने ये सारे क्वेश्चन इस वीडियो में देख लिया कि ये कितने इम्पोर्टेंट थे और कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए हैं, जो हर एक एग्ज़ाम में कोई ना कोई क्वेश्चन को किसी न किसी एग्ज़ाम्स में ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके किसी न किसी एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। तो हमारे इस चैनल को स्टडी वेल 77 को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की क्लास है आपकी, और ये सभी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ पर जो बुक चल रही है आपकी लूसेंट, यहाँ पर देख रहे हैं कि लूसेंट की बुक चल रही है, जो हर एक एग्ज़ाम्स के लिए रामबाण साबित होता है। यहाँ से जीएस और जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आते हैं। तो बस यहीं तक हमारी क्लास है। हमारी इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करें और कमेंट करें ये क्लास आपको कैसी लगी। बस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।